Assalamualaikum, it's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. We are discussing our course Deal with Stress at Work and Personal Life Through Resilience Skills. It's day 5. आज हम बात करते हैं कि हम माइंडफुलनेस को किस तरह प्रैक्टिस करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है, तो माइंडफुलनेस को सिर्फ आप अपने घर में या अपनी क्लास में, ठीक है, सिर्फ उधर ही आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप उसे कहीं भी किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी भी जगह किसी भी टाइम पर। अगर हम माइंडफुलनेस की सिंपल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं ना कि माइंडफुलनेस एक्चुअली में चीज़ क्या है, तो माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन की टाइप है, ठीक है, जिसमें आप फोकस करते हैं कि आप जो है ना, आप अपने बारे में अवेयर होते हैं कि आप क्या चीज़ सेंस कर रहे हैं, क्या चीज़ आप फील कर रहे हैं उस मूवमेंट में। ठीक है, जिस टाइम आप वो मेडिटेशन कर रहे हैं उस टाइम आप क्या क्या फीलिंग्स, क्या क्या सेंसेशंस जो हैं वो हैं आपके अंदर, तो उन चीज़ों के बारे में आप अवेयर होते हैं। ठीक है, माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर हो सके, आप जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, जब आप अवेयर होंगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकेंगे। जो फॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस है, जो हम मेडिटेशन की अगर हम बात करें कि कैसे उसे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें सिटिंग या लेइंग का कॉन्सेप्ट है, या सीधा या खड़े होना। ठीक है, और आप अपनी जो ब्रीथ है उस पर फोकस करते हो और जो आपकी सेंसेशंस जितनी भी बॉडी में है, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करते हो। मगर सिर्फ ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने का। ठीक है, जब आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तब आप फोकस करते हो अपनी ब्रीथ पर और अपनी सेंसेशंस को स्कैन करते हो। एक दफ़ा जब आप अपनी स्किल में मास्टर कर लेते हैं, यानी कि आप इस स्किल को अच्छी तरह जान लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो माइंडफुलनेस कहीं भी किसी भी टाइम पर आप जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी काम है, ठीक है, आपको, और आप 2 मिनट के लिए रुक जाते हो, डीप ब्रीथ लेते हो और फिर जो है वो जितना भी आपका डिफिकल्ट काम है उसको इनकाउंटर करते हो। या फॉर एग्जांपल आप बस स्टॉप पर हो, बस का वेट कर रहे हो, या किसी दोस्त का वेट कर रहे हो, या किसी मीटिंग को के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हो, तो उसमें आप डीप ब्रीथ लेते हो और फिर अपना आप वो डिफिकल्ट काम स्टार्ट करते हो। ठीक है, एक्चुअली में जो माइंडफुलनेस है वो सिर्फ आपकी ब्रीथिंग के बारे में नहीं है। ठीक है, ये आपके जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट क्यूज हैं उनको यूज करना और अपनी बॉडी, अपनी थॉट्स, अपनी इमोशंस के बारे में अवेयर होना, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की थी इसकी डेफिनेशन के बारे में कि हम अवेयर होते हैं अपनी सेंसेशंस, फीलिंग्स के बारे में जो उस मोमेंट पर है, तो उस मोमेंट पर है, यानी कि आपके इन्वायरमेंट में जितने भी क्यूज हैं, जितनी भी सेंसेशंस हैं, ठीक है, और उन चीज़ों का आप पर क्या असर हो रहा है, आपकी थॉट्स और इमोशंस पर, उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना, वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस सिर्फ ब्रीथिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देता। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पॉट मेडिटेशंस की। तो आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं माइंडफुलनेस को डेवलप करने में। जिस तरह आप अपनी सेंसेशंस पर फोकस करते हो, लाइक आप जब चल रहे हो तो आप अपनी फीट जो है वो, आपकी फीट जब ग्राउंड को टच करे तो वो सेंसेशन जो है आप उस पर फोकस करो। तो ये सारी जो सेंसेशंस पर फोकस करना है उसको एरिक एरिक्सन ने स्पॉट मेडिटेशन का नाम दिया। जब आप इन सब प्रैक्टिसेस के बारे में फेमिलियर हो जाते हो, यानी कि आप मेडिटेशंस की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उसमें मास्टर कर लेते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप उनको कर सकते हो। जैसे कि आप पॉज करने को लर्न कर लेते हो, आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होना स्टार्ट कर देते हो, आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में अवेयर होना स्टार्ट कर देते हो। तो यू लर्न टू पॉज का क्या मतलब है कि आपका रोजमर्रा का दिन है,
ठीक है, एक रिदम चल रहा है, तो आप उसमें डिफरेंट पॉज ऐड करो, ठीक है, इन एन इफेक्टिव वे, कि आप अपने अपने जो दिन की प्रोग्रेस है, फॉर एग्जांपल कोई डिफिकल्ट टाइम आया है, आप उसमें अपने आप को पॉज दोगे, ठीक है, और आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करोगे। तब भी जब आपके आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हैं, तब भी आप जो है वो उन चीजों को कंट्रोल करो, लाइफ को पॉज आउट करो, और फिर जो है उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाते हो। तो यहाँ पर आप फिर लर्न करते हो कि किस तरह पॉज करना है मेडिटेशंस के थ्रू। उसके बाद आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हो जाते हो, ठीक है। माइंडफुलनेस बहुत आपको अपनी बॉडी के बारे में भी बताती है। सिर्फ माइंडफुलनेस सिर्फ माइंड की बात नहीं है, वो आपकी बॉडी की भी बात है, ठीक है। तो जो सबसे पॉपुलर माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं, जिसमें हम ब्रीथ और स्कैनिंग सेंसेशंस इन द बॉडी की बात करते हैं, तो ये सारी जो है वो आपको बताती हैं कि आपने अटेंशन देनी है अपनी बॉडी की तरफ और अपने माइंड को काम रखना है, ठीक है। तो बॉडी की भी और माइंड की भी बात करता है माइंडफुलनेस। हमारी जो बॉडी है वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और ये कनेक्शंस काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। तो कभी कभार हम इग्नोर भी कर देते हैं कुछ क्यूज जो हमारी बॉडी को, कुछ सेंसेशंस जो हमारी बॉडी को मिलती हैं, वो हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ जो है वो हम उन्हें याद रखते हैं, कुछ जो है वो सिर्फ हमारी उसी टाइम की सेंसेशंस होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपकी आप बैठे हुए हैं बहुत टाइम से, और आपकी बैक जो है वो हर्ट कर रही है, तो आप इस चीज पर अटेंशन देते हो और आप खड़े हो जाते हो, चलना शुरू करते हो, तो आप बेटर फील करते हो। इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी पर अटेंशन दे रहे हो। तो आपकी जो माइंड है और आपका जो बॉडी है दोनों कनेक्ट करते हैं। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी बॉडी के बारे में भी बहुत अवेयर होते हैं कि अब आपकी बॉडी में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। यू बिगेन टू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। आप लर्न करते हैं कि किस तरह आपकी बॉडी काम कर रही है, आपके माइंड और आपके इमोशंस और आपकी बॉडी किस तरह इंटरकनेक्टेड हैं, किस तरह एक दूसरे को सिग्नल आउट कर रहे हैं। यानी कि जब आप कोई भी चीज फील करते हो अपने गट में, तो आप एक दफा रुक जाते हो और फिर आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है गट में। गट को इन अदर वर्ड्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, तो आपकी बॉडी में कोई भी चीज हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत खराब होती है, हल्की सी तबीयत खराब है, वो नजर आने में तबीयत खराब नहीं है, तो आप जो है वो जिसकी है उसको पता चलता है, ठीक है। तो वो एक दफा रुकता है और फिर वो रिकॉग्नाइज करता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। आप एक्नॉलेज करते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, फिर नाम देते हो कि ये हो रहा है, ठीक है। आप अपनी फीलिंग को नाम देते हो, और फिर आप जब आप अपनी फीलिंग को जान जाते हो तो आप कॉन्फिडेंटली मूव भी कर सकते हो। माइंडफुलनेस चेक इन की बात करते हैं, तो डॉक्टर क्रिश वॉल्श ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन माइंडफुलनेस पायनियर का लीडिंग था, ठीक है, मतलब पायनियर था, सबसे पहले इसने माइंडफुलनेस की बात की, ठीक है। इसने ये सजेस्ट किया कि जब आप सिंपल माइंडफुलनेस चेक इन करते हैं अपने पूरे दिन में, तो उसके सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स होते हैं। माइंडफुलनेस चेक इन यानी कि आप जो है वो अपने आप को देखते हो, ठीक है। तो उसके तीन सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स होते हैं कि वो आपको आपका जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है उसको इनहेंस करता है, आपके जितने भी डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैनेज करता है, और आपको ट्रांजिशन को भी मैनेज करता है, आपकी ट्रांजिशंस जो है उनको भी मैनेज करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट लास्ट पॉइंट के रिलेशन में वॉल्श ने ये भी नोट दिया कि ट्रांजिशंस को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है। इसमें आपको जो है वो नई सिचुएशंस, यानी कि यहाँ पर आप जो है वो एक
एक चीज से पीछे हटते हैं और नई सिचुएशन को असेस करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करना, तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मूव करना, तो ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज भी है और इम्पोर्टेंट भी है। समटाइम कभी कभार ये होता है कि वी ब्रिंग इन समथिंग फ्रॉम द ओल्ड सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ। यानी कि कभी कभार जो हमारी डिफिकल्ट सिचुएशंस में चीजें आई होती हैं, हम उनको लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बहुत मुश्किल दिन था काम पर, और आपके को वर्कर्स के साथ जो इंटरेक्शन था वो भी बहुत मुश्किल था। तो वो जो चीज है, तो जब मतलब आपका दिन भी बहुत मुश्किल था, आपका इंटरेक्शन जो वर्कर्स के साथ था वो भी बहुत मुश्किल था, तो अब जब आप घर आओगे तो वो सारी चीजें पीछे रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि अब आप एक अच्छे मूड में रहें। ठीक है, तो वो जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आप नहीं कर पाओगे कि आप वो चीज जो है वो पीछे छोड़ सको। तो कम से कम आप उसे छोड़ने की बजाय कम से कम आप उसे एक्नॉलेज तो कर सकते हैं ना, आप उसे एक्नॉलेज कर सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ उस सिचुएशन को मान लेते हैं। ठीक है, और आप आप एक रिस्पेक्टफुल और माइंडफुल मैनर में उस चीज को एक्सेप्ट करते हो अपने। ठीक है, और फिर उसको दूसरों के लिए भी अप्रोप्रिएट बनाते हो। अगर आप दूसरों को भी बताते हो कि आप किस चीज के बारे में स्ट्रेस्ड आउट हो, तो इस ये आपको हेल्प आउट कर सकता है, आपकी उस सिचुएशन से बाहर निकलने में भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। नेक्स्ट आती है स्पॉट मेडिटेशन और सेल्फ चेक इन फॉर अ पैराडामिक। तो ये जो फॉर एग्जांपल नाउ डेज जो टाइम चल रहा था कोविड-19 का और क्राइसिस का, तो हमें रेगुलर चेक इन की ज़रूरत थी। स्पॉट मेडिटेशन जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट वे बन गए थे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो स्पॉट मेडिटेशन को लाएं, ताकि वो जो स्पॉट मेडिटेशन हैं वो हमें हेल्प आउट कर सकें, हमें सपोर्ट दे सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि पीस ऑफ एडवाइस है हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से अबाउट प्रोटेक्टिंग अवर सेल्स एंड ईच अदर ड्यूरिंग द पैंडेमिक इज कि हम अपने हाथ जो है वो फ्रीक्वेंटली धोएं। ठीक है, जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमें एडवाइस दी। तो ये एक इनविटेशन था कि हम पॉज करें और माइंडफुली फोकस करें। टेलर प्लिम्पटन ने एक एडवाइस दी ऑन टर्निंग दीज मोमेंट्स इनटू मेडिटेशंस। तो टेलर प्लिम्पटन ने एक एडवाइस दी हमें कि हम ऐसे मोमेंट्स को किस तरह मेडिटेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। द ग्रेटर गुड साइंस सेंटर ने हमें 6 क्वेश्चंस जो हैं वो सजेस्ट किए थे कि हम खुद से पूछें, जिनमें था शेल्टर इन प्लेस, कि व्हाट एक्सपेक्टेशंस ऑफ नॉर्मल एम आई लेटिंग गो ऑफ टुडे, कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आज मैंने लेट गो कर दी। कोई ऐसी सिचुएशन थी, या कोई ऐसी सिचुएशन बुरी आई और मैंने उसे नहीं छोड़ा और मैं उसे पकड़ कर बैठ गया और मैंने पॉज नहीं किया, माइंडफुली उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस जो हैं वो उसने सजेस्ट किए थे हमें कि हम खुद से पूछें। तो सेल्फ चेक इन भी बहुत जरूरी हैं, और स्पॉट मेडिटेशंस भी इस तरह के पैंडेमिक में इन मूवमेंट्स में आपको जो है वो अपने सेल्फ चेक इन करते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका टास्क ये है कि आपने कुछ मिनट्स लेने हैं। ठीक है, और आपने स्पॉट मेडिटेशन और माइंडफुलनेस चेक इन के बारे में और चीज़ें सर्च करनी है, और कौन सी टेक्निक आपके बारे में आपके ऊपर बहुत अच्छे से काम की है और किस तरह की है, क्यों की है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये सब कुछ आपने शेयर करना है। नेक्स्ट बात आती है स्लीप ऑन इट, कि किस तरह हमारी जो स्लीप है वो रिसाइलेंस को बिल्ड अप करती है। तो स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी लर्निंग के लिए भी, और हमारे जितने भी इमोशनल प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, स्लीप एक हमारी हमारी हेल्थ का कॉर्नर स्टोन है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। ये हमारे अंदर फिजिकली और मेंटली रीजनरेट करती है।
ठीक है। लाइक आपका एक बुरा दिन गुजरा, जब आप सोकर उठते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, ठीक है, तो आपको फिजिकली और मेंटली भी रीजनरेट करता है। अकॉर्डिंग टू लीडिंग न्यूरो साइंटिस्ट, जो स्लीप एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर, उन्होंने कहा कि हम जो है वो आजकल कैटेस्ट्रॉफिक ग्लोबल स्लीप एपिडेमिक जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वॉकर ने ये भी कहा कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिर्फ स्पीशी हैं जो डेलिबरेटली डिप्राइव देमसेल्व्स ऑफ स्लीप फॉर नो अपेरेंट गेन। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं सिर्फ वाहिद वही स्पीशी है जिसे पता है कि उन्हें सोना है, ठीक है, और वो सोने के लिए डेलिब्रेट होते हैं, ठीक है, और वो सोना चाहते हैं जबकि उन्हें पता है कि कि उसका कोई अपेरेंट गेन नहीं है। और काफी सारे जो लोग हैं वो अंडर स्लेप्ट स्टेट में होते हैं, ठीक है, और वो इस चीज को रियलाइज भी नहीं करते। मतलब काफी सारे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इस चीज को जो है इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे कि वो अंडर स्लेप्ट स्टेट में है, कि वो अपनी जो स्लीप की पूरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते। तो स्लीप आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है? वॉकर ने कहा कि जो लीडिंग स्लीप लैब्स थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, बार्कले में, और रीसेंट बुक्स में भी बात हुई कि स्लीप की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है जो हमारी लाइफ्स को चेंज करती है, उसकी फाइंडिंग्स से, वॉकर्स ने जो फाइंडिंग्स ली उसने समराइज किया जितना भी स्लीप के बारे में उसे पता था। उसने कहा कि हर किसी को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, ठीक है, और अगर 7 या 8 घंटे से कम स्लीप होगी तो वो जो है उसका हमारे हेल्थ के ऊपर एक डेट्रीमेंटल यानी कि हार्मफुल इफेक्ट होगा। इट्स अ मिथ दैट सम पीपल कैन मेंटेन देयर हेल्थ विद लेस देन दिस। ये एक मिथ है सिर्फ, ठीक है, ये कोई एक साइंटिफिक बात नहीं है, ठीक है, ये एक सिर्फ मिथ है कि लोग जो हैं वो अगर 7 या 8 घंटे नींद पूरी नहीं भी करते तो वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लैक ऑफ स्लीप हैज अ कम्युलेटिव इफेक्ट ऑन ओवर हेल्थ एंड यू कांट अनडू द डैमेज। ठीक है, अगर आप स्लीप पूरी नहीं लेते हैं तो उसका हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होगा, और वो वो जो डैमेज आपकी लैक ऑफ स्लीप आपके ऊपर करेगी, आप उसको जो है वो अनडू नहीं कर सकोगे कि आप कोई एक्स्ट्रा आवर्स अपने वीकेंड में जो है वो ले लो और सो लो। यानी आपने कहा कि आज मैं नहीं सोया तो मैं जो है वो कल ज्यादा सो लूंगा, तो वो जो डैमेज आपके आज ना सोने में हुआ वो कल सो जाने में या एक्स्ट्रा और स्लीप लेने में वो आपका जो डैमेज है वो अंडू नहीं होगा। जो रेगुलरली स्लीप मिस करते हैं वो काफी हायर रिस्क में है कि उनको अल्जाइमर की डिजीज हो सकती है, उन्हें कैंसर, डायबिटीज या हार्ट डिजीज हो सकती है। हम सब जो हैं वो हम गो थ्रू करते हैं 5 डिफरेंट फेजेस में इन ओवर स्लीप, और हमें काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है कि हम ये मतलब स्लीप का जो बहुत हिस्सा है वो हम ले सकें। तो हर स्लीप में फेजेस होते हैं और उनके हमारे ब्रेन पर डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारी जो स्लीप है उसके 5 डिफरेंट फेजेस होते हैं और हर फेज का हमारे ब्रेन पर डिफरेंट तरह का इफेक्ट होता है। वो ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन का शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म होना वो भी हो सकता है, अनयूजुअल और डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस का प्रोसेसिंग करना, और कंसोलिडेटिंग लर्निंग, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी स्लीप के फेजेस में ही होती हैं। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो अल्कोहल कंजप्शन ले तो उन्हें स्लीप में हेल्प होगी। एक्चुअली में वो हार्म करता है, ये चीज उन्हें हार्म करती है। मतलब अल्कोहल जैसी जो चीजें हैं वो अगर आप सोते हुए लें तो वो आपका जो ड्रीम्स या स्लीप है उसे रिप्रेस भी कर सकती है,
ठीक है। आपकी ड्रीम स्लीप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आपका माइंड जो है वो आपके इमोशंस को और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो माइंड है वो आपके इमोशंस को प्रोसेस करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये जो आपकी ड्रीम स्लीप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट वे है जिससे माइंड जो है वो ये सारी चीजें जो है मैनेज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्यों स्लीप जो है वो हमारी बिल्डिंग रिसाइलेंस में इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। तो दो जो इम्पोर्टेंट टेक अवेज थे जो वॉकर्स की रिसर्च ने हमें दिए, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रिसाइलेंस पर है। जैसे कि गुड स्लीप जो है वो हमारी लर्निंग के लिए बहुत असेंशियल है। हमें सोना होता है ताकि हम नई चीजें लर्न कर सकें। ठीक है। हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेसिंग कंटिन्यू रखता है कि हमने जो इतनी मतलब डिफरेंट सेवरल नाइट्स के बाद हमने क्या क्या चीजें लर्न की हैं। और स्लीप जो है वो हमारी इमोशनल रेगुलेशन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन स्कैन्स ऑफ स्लीप डिप्राइव्ड पीपल, मतलब जो स्लीप जो कम लेते हैं, ठीक है, अपनी नींद जो पूरी नहीं करते, अगर उनका ब्रेन स्कैन किया जाए तो उन लोगों का ब्रेन स्कैन ये शो करता है कि उनके अंदर कुछ ब्रेन में कुछ रीजन्स में एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, जो उनके अंदर रिएक्टिविटी और इम्पल्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से कुछ रीजन्स में उनकी ब्रेन के कुछ रीजन्स में उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और वो रैशनल डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल जो है उसको अफेक्ट करती है। इसलिए स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन्स जो हैं वो मोस्टली उनके जो इमोशनल एक्सट्रीम्स हैं, वो कभी कोई किसी इमोशन में होते हैं तो कभी किसी इमोशन में होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो स्लीप डिप्राइव्ड पीपल्स में ये प्रॉब्लम आती है। सो स्लीप हमारे लॉन्ग टर्म फिजिकल रिसाइलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और डिजीजेस के लिए भी। ठीक है। और ये हमें लर्न करने में भी हेल्प आउट करती है, हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है, और हमें इनेबल करती है कि हम अपने इमोशनल रिएक्शंस में और अपने डिसीजन मेकिंग में बैलेंस रख सकें। यहाँ पर आपका टास्क है कि आपने कुछ टिप्स देनी है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कि गुड स्लीप किस तरह ली जा सकती है और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी जो स्लीप है उसे सॉरी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं कि हम पूरी स्लीप ना लें। ठीक है। उसके बाद आपका ये बात करते हैं कि किस तरह हम रिसाइलेंस को डिफाइन करें। हम इस चीज़ को दोबारा से रिविजिट करते हैं। रिसाइलेंस का मत जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ है रिसाइलेंस। तो किस तरह आप रिसाइलेंस को डिफाइन करते हैं, मे बी आप इस जो ये कोर्स मैं आपको करवा रही हूँ इससे पहले आप रिसाइलेंस को कुछ और समझते हो और इस कोर्स के एंड पर आपकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाए। तो ये जो आपकी रिसाइलेंस की डेफिनेशन है वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है और वो सर्कमस्टांसिस पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने अभी बात की कि बिगनिंग ऑफ कोर्स में शायद आप कुछ और सोचते हो, रिसाइलेंस के बारे में कुछ और वर्ड्स आपके माइंड में आते हो और आप कुछ और आते हो। तो अब आपने लर्न किया रिसाइलेंस के बारे में और कुछ तरीके भी पढ़े कि किस तरह रिसाइलेंस हो सकते हैं सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस के थ्रू और माइंडफुलनेस और स्लीप के थ्रू। तो अब आपने कुछ टाइम लेना है और देखना है कि आप किस तरह अब रिसाइलेंस को डिफाइन कर रहे हो, किस तरह आपकी जो थिंकिंग है रिसाइलेंस के बारे में वो अब डिवेलप हुई है। अब तक आपको जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उससे आप रिसाइलेंस की क्या डेफिनेशन जो है वो समझते हो कि क्या किस तरह हम रिसाइलेंस को डिफाइन करेंगे, और ये आपने मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है। सो यहाँ पर टॉपिक एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में हम कुछ और चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।